नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पे जो जिसके तहत एक नया आरक्षण के दरवाजे नए खोल दिए गए हैं। यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का रिजर्वेशन जो अपर कास्ट में है उनके लिए दिया गया है। और जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, कल डिक्लेरेशन हुआ है, तब से पॉलिटिकल सर्कल्स में जबरदस्त सरगर्मी है। लोग तरह तरह से इसको देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये रिजर्वेशन पे आघात है, क्योंकि इससे उनका जो जिन लोग एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन वाले हैं उनका क्लेम जो है कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जो एक पुरानी सीलिंग थी 50% की, कि टोटल ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस तरीके की कोई कोई बंधन नहीं है, उन्होंने कह दिया है। तो ये ओवर एंड अबव दैट है। तो ये जो गरीब सवर्णों के जो गरीब हैं उनको देने की बात है। और इससे उन्होंने कहा है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वायलेट भी नहीं हो रहा है, जैसा कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है। अब इसमें किस तरह से ये प्ले आउट होता है और किस किस तरह से लोग उठाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, ये बात सही है कि अलग अलग स्टेट्स में लोग अपने अपने तरीके से चाहेंगे लुभाने के लिए रिजर्वेशन की राजनीति को बढ़ावा देंगे। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इसमें दो एकेडमिशियंस जो बड़ा जानकारी रखते हैं रिजर्वेशन के इशू पे। उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाने माने लक्ष्मण यादव जी हैं, जो इस इशू को बहुत गंभीरता से और डिटेल में जानते हैं, और साथ ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के रविकांत हैं, जो कि इस इशू पे बहुत मुखर होकर बोलते हैं। साथ ही हमारे बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं कई वरिष्ठ पत्रकार, सत्य हिंदी के एडिटर आशुतोष, आलोक जोशी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद अग्निहोत्री, जो कि अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर हैं और हमारे साथ बहुत प्रोग्राम में डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज पे जुड़ते हैं। तो बात की शुरुआत हम लक्ष्मण यादव जी आपसे ही करना चाहेंगे कि आप एज एन एकेडमिशियन इसको किस तरह से देखते हैं और इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आपको क्या लगता है? शुक्रिया शरद दा। विनोद जी, आपकी फेस नहीं आ रहा है। हाँ, प्लीज करिए। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इसका जो वैचारिक दार्शनिक आधार है उस पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये इस पूरे मसले को पहले तो मैं इस तरह देखता हूं शरद दा कि इस देश में जो जस्टिस JB पारदीवाला साहब हैं, इन्होंने इस निर्णय को सुनाते हुए कल एक टिप्पणी की कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण 10 साल के लिए दिया था, क्या आप अनंत काल तक इसे चलाते जा रहे हैं? कहने को आप ये इसे बहुत गंभीर मसला कह सकते हैं कि जो बहसें चाय की दुकानों से लेकर नुक्कड़ गलियों से लेकर बड़े बड़े अकादमिक स्थानों तक एक गलत तथ्य के रूप में होती रही कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए नहीं था, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, जो सीटें आरक्षित की जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब उसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपने फैसले में कोट करता है तो मैं इसे एक संकेत की तरह देखता हूं कि दरअसल इस मुल्क ने अपने देश की सबसे बुनियादी समस्या जाति और उसके उन्मूलन यानी बीमारी का इलाज नहीं, दर्द की दवा के रूप में जो आरक्षण आया, इसको लेकर एक खुली बहस नहीं की, जिसकी वजह से समझ बहुत धुंधली और बहुत पक्षपाती है। अब इस बात से, इस पूरे फैसले से मैं ये कह रहा हूं कि EWS ने एक नई बहस को जन्म दिया है, एक यहां से एक नई शुरुआत हो रही है। एक लक्ष्मण जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर आप इसमें भी इलैबोरेट कर दें कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था वो एग्जैक्टली क्या है, जो ये कंफ्यूजन है, ये बात तो आपने क्लियर कर दी कि उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी, तो उन्होंने क्या कहा है इस मामले के लिए? क्योंकि ये बहुत से लोगों के दिमाग में ये है सोच कि वो अंबेडकर साहब तो 10 साल के लिए कह गए थे, फिर राजनीतिक कारणों से बढ़ता गया। मैं अपनी अगली टिप्पणी में बाकायदे संविधान का हिस्सा बता दूंगा। प्लीज गो अहेड, बोलिए। फिलहाल मैं बस उसको स्पष्ट कर दूं कि ये जो 10 साल के लिए रिजर्वेशन था,
यह जो लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, यानी सांसद और विधायक की जो आरक्षित सीटें होंगी, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला है, इसके लिए उन्होंने कहा था कि इसे 10 साल के लिए दीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में ये लोग जब आएंगे तो 10 साल बाद इसे रिव्यू करिएगा। लेकिन जो एजुकेशन और नौकरियों में आरक्षण शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को मिला था, उसकी समीक्षा 10 साल पर हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैं अगली टिप्पणी में उसको कोट कर दूंगा। और ईडब्ल्यूएस को मैं क्यों कह रहा हूं शरदा कि यह एक नई बहस को जन्म देगा, क्योंकि अगर पृष्ठभूमि ऐसी है कि एक बिल्कुल बटा हुआ समाज है, एक पक्ष कहता है कि आरक्षण बहुत अच्छी चीज है, दूसरे ने कभी कबूल ही नहीं किया कि आरक्षण अच्छी चीज है। यहां से ईडब्ल्यूएस की बहस ने और जितने 40 याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने 7 दिन की सुनवाई में 5 जज की बेंच के सामने जितने तर्क रखे, वह एक मील का पत्थर है। दूसरा संदर्भ बिंदु लेना चाहिए इस डिसीजन में, जस्टिस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, इन दोनों ने, एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो जब ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस इंक्लूसिव नहीं है, उसमें एससी एसटी ओबीसी को माना जाना चाहिए, उसको अभी छोड़ता हूं मैं। इन दोनों ने अगर असहमति दर्ज करते हुए, जस्टिस रविंद्र भट्ट कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जातिवादी है, भेदभावपूर्ण है, संविधान की मूल भावना का विरोधी है, तो इस बात को मैं यहां से एक संदर्भ बिंदु की तरफ खोलना चाहता हूं। क्या इस देश में अब आरक्षण पर खुली बहस हो कि अगर ठीक है, आप बार बार कहते हैं कि आरक्षण जिसे मिलना चाहिए था उसे नहीं मिला, कुछ ही लोग लाभ ले रहे हैं, तो इसका मतलब इस देश को आंकड़ों की जरूरत होगी। कितने शेड्यूल कास्ट लोग हैं जो अतिरिक्त लाभ ले लिए, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, और लाभ लेने का पैमाना ओबीसी पर तो लागू नहीं होता क्योंकि क्रीमी लेयर वहां पर है। तो बिना आंकड़े के एक तो पूरे देश में बहस वेग टाइप से चली, जैसे बिना आंकड़े और बिना सर्वे के ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया गया। तो ये 2-3 चीजें हैं जिससे मैं इस बहस को खुलता हुआ देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के उस पक्ष पर बहस हो कि क्या अब संविधान में यह मान्यता मान ली जाएगी कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, क्योंकि मूल हमला जो ईडब्ल्यूएस को बतौर एक शोधार्थी मैं देख पा रहा हूं और देश के बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो आरक्षण की अवधारणा पर हमला है। और बार बार आरक्षण की बहस में, और खासकर मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं श्रद्धा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट बार बार कहती है कि भाई इस देश को जात जनगणना की जरूरत है, इस देश में प्राथमिक आंकड़े नहीं है, इस देश में जो पिछड़ापन है वो जाति के नाम पर है। 9 जजेस की बेंच ने इंदिरा साहनी जजमेंट में मंडल की इन सिफारिशों को वैध माना, और इसीलिए ओबीसी का रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। क्या 5 जजेस की बेंच ईडब्ल्यूएस की उस 9 जजेस की बेंच के हाइपोथेसिस, लॉजिक और डिसीजन सबको बदल देगी? मुझे लगता है कि मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा। मैं कहूंगा कि ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा कहां है, मैं कहूंगा कि गरीबी उन्मूलन के लिए फिर गरीबी रेखा का निर्धारण क्यों हो रहा है, गरीबों को जो राशन कार्ड मिलता है उसके आधार पर उनको कई जगह पर आर्थिक और सामाजिक छूट मिलती है। और फिर आखिरी में कोट कर रहा हूं, फिर बाकी बातें अगली बार होंगी। ये जो बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाल हैं, ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहली बात तो ये तय हो गई ना श्रद्धा कि जो संसद में दोनों हाथ फैलाकर कहा गया था कि पूरा देश ईडब्ल्यूएस के साथ है। हाँ, कुछ डरे हुए राजनीतिक दल रहे होंगे, लेकिन डीएमके और आरजेडी नहीं थे, अब सीपीआई एमएल नहीं है। लेकिन जब 2 और 3 के अनुपात से फैसला आ रहा है, इसका मतलब पूरा देश आपके साथ नहीं है। 2 चीफ जस्टिस उसके खिलाफ खड़े हैं। इसलिए मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि जो ईडब्ल्यूएस की पूरी संकल्पना है, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये सामाजिक न्याय की वैचारिकी पर हमला है। इसलिए बहस इसको खोली जाए, इस बहस को खोला जाए और इस बहस को थोड़ा पब्लिक डिस्कोर्स में ले चला जाए कि आरक्षण से क्या मिला, क्या नहीं मिला। जहां आरक्षण लागू नहीं है उन जगहों की क्या स्थिति है। ऑक्सफैम इंडिया और न्यूज लॉन्ड्री सर्वे कर रही है, मीडिया में 90% लीडरशिप पोजीशन पर अपर कास्ट है। मेरा आंकड़ा अभी 2022 का सर्वे, आरटीआई की रिपोर्ट, इस देश के 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 99% प्रोफेसर अपर कास्ट के हैं। तो अंडर रिप्रेजेंट कौन था? ईडब्ल्यूएस अगर रिजर्वेशन की परिभाषा को बदल रहा है कि वह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में गरीबों को न्याय दे रहा है, तो मेरा सवाल है कि जो आरक्षण है वो प्रतिनिधित्व का सवाल है, हिस्सेदारी का सवाल है। आपने तो उस धारणा को ही बदल दिया। ये मेरी प्राथमिक टिप्पणी। और ये सबको इक्वली अप्लाई करती है बात।
चाहे कोई भी जाति, जितने भी प्रिविलेज्ड जातियां हैं और जो अंडर प्रिविलेज जातियां हैं रिलेटिवली, सब में यही हो रहा है। जो उसमें इकोनॉमिकली पावरफुल है, पॉलिटिकली ज्यादा स्ट्रांग है, वही सारे बेनिफिट्स उठाता है। क्यों डॉक्टर लक्ष्मण यादव? शरद जी, मैं तो इसमें और जोड़ दूं कि अब वो मलाई बहुत कम बची है जिसको ये लोग खा रहे हैं। अब सब मारे जा रहे हैं, उसमें ये सारे लोग जा रहे हैं। दूसरी खुशी की बात ये है कि मैं इस पूरी बहस से फिर से बस एक बात पर जोर दे रहा हूं, ये बहुत अच्छा है इस मुल्क के लिए कि इस बहाने जाति पर बहस हो रही है, जाति पर बात हो रही है। और बदलाव ये आया है कि जाति पर बात केवल एक ही क्लिनिक से नहीं हो रही है, कई तरह से आवाजें उठ रही हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तो ये अच्छी बात है। अब आते हैं आपके सवाल पर। आशुतोष जी ने उसका एक विस्तार से उसका एक पहलू दे दिया। अब मैं उसको एक आंकड़े के हिसाब से पूछता हूं। जैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय में तकरीबन 10,000 प्रोफेसर हैं। 97 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला। 2006 में पास हुआ ये ओबीसी रिजर्वेशन। टोटल 27% अप्लाई होते होते 2009 आ गया। अब मैं जब पलट के देखता हूं अपने विश्वविद्यालय को, तो 1997 के पहले ऐसा क्यों है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय सरस्वती के पावन प्रांगण कोट अनकोट थे, और जब इसमें SC ST रिजर्वेशन आना शुरू हुआ तो ये एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट के अड्डे क्यों बने? 2006 में जब मंडल आया तो यूथ फॉर इक्वालिटी से लेकर के ये क्यों विरोध कर रहे थे? और अब आंकड़े देखिए, जब ये रिजर्वेशन नहीं था तो सारे प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, सारे लोग वही थे। किसी विभाग में कोई छिटपुट एक या दो कोई दलित या ओबीसी प्रोफेसर आपको मिल जाएगा, छिटपुट अपवाद है पूरे विश्वविद्यालय। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही? नहीं, लक्ष्मण जी की आवाज आ रही, साफ आ रही लक्ष्मण जी की आवाज आ रही है। ओके, तो अब इसका आंकड़ा मैं सरज जी ये देता हूं कि 2019 में, और ये 16 का आंकड़ा है, 2016 से 19 के बीच देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी प्रोफेसर 0 थे, जो अब 2021 में केवल 9 है। अब मेरा सवाल ये है कि जब टोटल शेयर ही इनका टॉप क्लास की नौकरियों में 1 से 2% भी नहीं हुआ, ओबीसी में बात कर रहा हूं अभी 52% आबादी और 31 के सेंसस पर, और आप कह रहे हो मलाई खा गए। 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय इस देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिसमें एक शेड्यूल ट्राइब है और 1 या 2 SC या ओबीसी है। मलाई कौन खा रहा है? और तीसरी बात कि रिजर्वेशन लागू होने के बाद के आंकड़े हैं, नीचे से रिजर्वेशन आना शुरू हुआ, ऊपर से आना शुरू हुआ, तो नीचे से सारी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर। एक बहुत बड़ी बहस है शरद जी, मुझे लगता है 5 मिनट में मैं कितनी उसकी परतें खोल पाऊंगा। ये एक विभाग की बात बता रहा हूं। रेलवे में रिजर्वेशन, रेलवे में 4th ग्रेड के सबसे ज्यादा कर्मचारी हुए, सबसे पहले बर्बाद रेलवे को किया गया। आज की डेट में 18 से 19 लाख रेलवे कर्मचारी होंगे और लगभग 18 से 19 लाख प्राइवेट सेक्टर के बड़े फर्म है। और दोनों के सोशल रिप्रेजेंटेशन को आप देख लीजिए, एक जगह पर आपको पुराना रिजर्वेशन की वजह से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है और बाकी जगह जो प्राइवेट फर्म है वहां कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। अब मेरा सवाल यह है कि जो लोग आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम घोषित करना चाह रहे हैं, जिनको जाने क्यों उन कमजोर गरीब लोगों से सिंपैथी पैदा होती है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनको यह सिंपैथी क्यों नहीं पैदा होती कि जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां तो उसके अमीर को भी नहीं मिल रहा है। अब मेरा ये आरोप है कि जिस जातिवादी सामाजिक संरचना के चलते, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कोट करते हुए बोल रहा हूं शरद जी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि ये जो अपर लिमिट बना रखी है आपने ना, इसलिए हम 27% रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और ये उसका जो क्लेरिफिकेशन आया उसमें, तो अब अपर लिमिट हट गई और वो कह रहा है जितनी आबादी उसको उतना रिजर्वेशन देना चाहिए। इस वाली बहस क्यों नहीं वहां तक ले जाते? और जो अब आखिरी बात, अगर आप पूरी आरक्षण की बहस को उसके प्रतिनिधित्व के तर्क से, उसके हिस्सेदारी के तर्क से काट देंगे, आरक्षण अब 1% सरकारी नौकरियों और 2 या 3% सरकारी शिक्षा में बचा हुआ है, और पूरा देश बहस किस पे कर रहा है? क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए? क्यों नहीं? जो और मंडल कमीशन कहता है
जो 1 रुपए की भी प्रकारांतर से भी मदद ले सरकार से, वो प्राइवेट फर्म नहीं है। तो कोई प्राइवेट सेक्टर होता है क्या? कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। उसको जमीन मिलती है कम दाम पर, उसको बिजली मिलती है। और जहां आपने राष्ट्र चला रहे ना, आप मीडिया हैं, आप प्राइवेट फर्म है और आप राष्ट्र चला रहे हैं और आपके यहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, तो ये नेशनल इशू है। इसलिए इसको आप ये हमला कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस पर। और फिर से मैं कह रहा हूं, फीस में कटौती आप करिए। आप गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आ रहे हैं, 2 लाख फर्म बनाइए, 3 लाख बनाइए। उस रेखा के नीचे जो भी गरीब है, गरीब सवर्ण है, गरीब कुछ भी है, उसको आप उसकी फीस माफ कर दीजिए और माफ करिए उसको तमाम सुविधाएं दीजिए। आप एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं और रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। कहां मलाई बची है? आप नौकरियां, सरकारी नौकरियां बेच चुके हैं और थोड़ी सरकारी नौकरियां बची और आप कह रहे हैं मलाई खा गए यादव। अब आखिरी टिप्पणी केवल इस मलाई वाले पर, क्यों न कास्ट सेंसस करवा लें ये लोग, ताकि एक बार जग जाहिर हो जाए कि कितने लोगों ने कितनी मलाई खाया। अब जैसे शुरुआत में एक तर्क शायद आलोक जी ने दिया या किसने, कि आईएएस के बेटे आईएएस बन रहे हैं, उन्हीं को रिजर्वेशन मिल रहा है। मतलब एक इस बहस को थोड़ी देर के लिए मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि ठीक है, एकदम निचली पायदान तक आरक्षण नहीं गया, इसका मतलब आरक्षण ही गलत है। दुनिया में आरक्षण के अलावा कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था, बस पूरा कर लूं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी आबादी के जीवन को बदल दिया, पीढ़ियों को बदल दिया। अब आप कह रहे हैं वो नीचे नहीं जा रहा है, तो मेरे दोनों आरोप हैं एक साथ हैं। जहां से नीचे जाना था, आप उन दोनों सेक्टर को बर्बाद कर चुके हैं, प्राइवेटाइज कर चुके हैं, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब दूसरा तर्क, जहां नीचे नहीं गया उसके लिए कोई अल्टरनेट ऐसा डेवलप करते, आप डिप्रिवेशन इंडेक्स बनाते। आप ये कहते, जैसे मैं एडमिशन लेने बैठा हूं अपने विश्वविद्यालय में, मेरे सामने 2 ओबीसी के बच्चे हैं, एक नई अल्टरनेट डिबेट खड़ी करो कि अगर कोई सरकारी स्कूल से पढ़ के आया और कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आया, तो मैं कहूंगा सरकारी स्कूल वाले को ज्यादा नंबर दो। कोई बहुत कम आबादी वाला कोई ईबीसी है, उसको ज्यादा नंबर दो। आप एक ऐसा अल्टरनेट डिप्राइव इंडेक्स जो दुनिया के कई देशों में चलता है, लेकिन आपकी मंशा दरअसल ये नहीं है कि इन जातियों को, देखिए होता ही है ना कि कल्चरल हेजेमनी अंतोनियो ग्राम्शी की एक थ्योरी है, और कल्चरल हेजेमनी को किसी तरह से बनाए रखने वाले लोग सिंपैथाइजर तो दिखते हैं कमजोर गरीब लोगों के जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन असल में वो अपनी हेजेमनी पर बात नहीं करते। जैसे ईडब्ल्यूएस से जितना लाभ लिया, वो सारे के सारे 90%, 99% मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट हो रहा है सर दिल्ली विश्वविद्यालय में, और केवल ब्राह्मण तबके का हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये राजपूत तबके क्यों नहीं कहते मलाई कौन खा रहा है? इसलिए डेटा एनालिसिस होना चाहिए, जाति जनगणना हो, आंकड़े सार्वजनिक हो जाए कि अगर किस जगह पर कौन ओवर रिप्रेजेंटेड है। अगर कोई ओवर रिप्रेजेंटेड है, आप उनके लिए कोई पैमाना बना सकते हैं। ये बात की बहस है, ये मेरी टिप्पणी।